Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. Students, I hope you are all good and doing well in your life. I hope कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए एक वेरी स्पेशल इंग्लिश सीरीज़ लेकर आई हूँ। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक इंग्लिश ग्रामर टेंसेस की कंप्लीट सीरीज़, जिसमें आपको इंग्लिश टेंसेस सिखाए जाएंगे और हम लोग इंग्लिश के जो टेंसेस हैं उनको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो इंग्लिश की जो टेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, उसकी जो है वो बेसिक 3 टाइप्स होती हैं, यानी कि प्रेजेंट है, पास्ट है एंड फ्यूचर। तो इनके फर्दर जो है वो आगे इनकी 3 टाइप्स हैं। तो कुल मिला के जो टेंसेस हमारे पास बनते हैं वो हैं टोटल 12 टेंसेस। ठीक है, तो हमने इन 12 टेंसेस को हम लोगों ने 9 लेक्चर्स के अंदर कवर करना है। तो ये सीरीज़ बेसिकली 9 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है। तो आई एश्योर यू कि अगर आप इन 9 लेक्चर्स को फुल कंसिडरेशन के साथ आप लोग कवर कर लेते हैं तो आप लोगों के ना सिर्फ एग्ज़ाम के MCQs आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि आप इस काबिल भी हो जाते हैं कि आप इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं, इंग्लिश को राइट कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश की जो फाउंडेशन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो इस सीरीज़ का जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि आपकी इंग्लिश की जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश सीखने में ज़्यादा मसला दरपेश आता है वो यही होता है कि उनके टेंसेस जो होते हैं वो वीक होते हैं। तो इस सीरीज़ का जो बेसिक पर्पस होता है वो यही है कि आपके जो है वो एग्ज़ाम के जो MCQs हैं वो उनके मार्क्स की ओर हो जाएँ और साथ साथ आपकी जो इंग्लिश है वो भी इम्प्रूव हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस सीरीज़ में हम लोग टोटल 9 लेक्चर्स को कवर करेंगे। ईच लेक्चर में हम एक टेंस को पकड़ेंगे और उसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हर जो हमारा है टेंस उसकी डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा उसको देखेंगे कि उसके कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं। हर टेंस के कीवर्ड्स कुछ होते हैं, उनके कीवर्ड्स को देखेंगे। देन उसके बाद हम इसके देखेंगे कि इनके फार्मूलाज क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोग कहते होंगे कि टेंसेस के क्या फार्मूलाज हो सकते हैं। तो जी हाँ, टेंसेस के भी फार्मूलाज होते हैं। हमने ये देखना होता है कि सब्जेक्ट कहाँ पर लगता है, रूल्स जो है उसके हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगता है, उसकी पोजीशन क्या है। तो ये सब उसके फार्मूलाज के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा हम कवर करेंगे कि कुछ इनके इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, तो हर टेंस के रिलेटेड हम उनके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को बेसिकली कवर करेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर जो बच्चे कॉमन मिस्टेक्स कर जाते हैं वो कौन सी होती हैं जिनको हम लोगों ने रिपीट नहीं करना। तो इसके अलावा हम लोगों ने जो इस सीरीज़ का एक बेसिक पर्पस जो है या इस सीरीज़ का आप कह लें कि एक बेनिफिट जो है वो क्या है कि हम लोगों ने जो एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं वो पास्ट पेपर से एक्सक्लूड किए गए हैं। 9th क्लास के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि उनके पास्ट पेपर में से प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन जो हैं उनको निकाला गया है। तो ये स्पेशल फीचर है इस सीरीज़ का। तो इसमें जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं टेंसेस के साथ उसको शामिल किया गया है और वो पास्ट पेपर्स से कलेक्ट किए गए हैं। एंड वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट कि पास्ट पेपर्स जो होते हैं उसके जो MCQs होते हैं वो यू नो के बार रिपीट होते हैं। तो अगर 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जो MCQs हैं वो बार रिपीट होते जाते हैं। और अगर आपके टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके जो ये 5 मार्क्स हैं या जो 10 मार्क्स हैं वो MCQs के वो सिक्योर हो जाते हैं। इस तरह आप एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो फिर आपको ये बात बताती चलो कि वाई दिस सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको ये बताती हूँ कि ये वाली जो सीरीज़ है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि एग्ज़ाम में मेजर पोर्शन जो है वो टेंसेस की बेस पर होता है। स्पेशली इसमें से MCQs आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके टेंसेस से बेसिकली वो पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट रीज़न तो ये होगी। तो अगर आप फुल मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं MCQs में, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जो हमारे मार्क्स होते हैं ना, एक जो टॉपर बच्चा होता है वो भी सब्जेक्टिव को तो अच्छे तरीके से कवर कर लेता है और जो दूसरा एक नॉर्मल बच्चा होता है वो भी सब्जेक्टिव में से अच्छे मार्क्स है वो सिक्योर कर लेता है। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है MCQs में से। ठीक है, तो एक बच्चे के जो मार्क्स जाते हैं वो जाते हैं MCQs से। तो अगर आप लोग MCQs जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं और सब्जेक्टिव तो आ जाते हैं उसके अंदर से मार्क्स, MCQs के अंदर से मार्क्स कट होते हैं। तो अगर आप MCQs बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो
आप लोग जो है वो मार्क्स MCQs के फुल अगर ले लेते हैं तो बाकी भी आपके जो बाकी पेपर वाले मार्क्स होते हैं वो भी बूस्ट अप हो जाते हैं। फर्स्ट रीज़न तो होगी ये। सेकंड रीज़न इज़ दैट कि इस सीरीज़ को ना सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने तैयार किया है, बल्कि इसलिए भी तैयार किया है कि आपकी जो बेसिक इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो बेसिक इंग्लिश को आप लोग जो है वो इम्प्रूव कर सके। द थर्ड रीज़न इज़ दैट कि इंग्लिश की जो टेंसेस है वो हमारी जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसकी बिल्कुल एक फाउंडेशन है। तो अगर आप लोग अपनी इंग्लिश की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप लोग को टेंसेस सीखना होगा। आपको टेंसेस के ऊपर जो ग्रिप है वो अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। फिर आप एक प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकर भी बन सकते हैं, प्रोफेशनल इंग्लिश रीडर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आपके टेंसेस जो हैं वो बेसिकली आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। द फोर्थ रीज़न इज़ दैट कि पास पेपर की जो प्रैक्टिस है वो आपको एक पेपर पैटर्न का आइडिया भी प्रोवाइड करती है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आएंगे, और पेपर के अंदर जो है वो हम लोग किस तरह से अपने जो टेंसेस वाला पोर्शन है उसको फेस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ MCQs का जो पैटर्न है वो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए MCQs वाला जो पोर्शन है वो बेसिकल हम लोगों ने पास पेपर में से निकाला है ताकि बच्चों को एक ये आइडिया हो जाए कि पास पेपर आते किस टाइप के हैं। देन उसके बाद एक ये बेनिफिट के जो MCQs होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, तो बच्चों को एक क्लू मिल जाता है कि हम लोगों ने किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है। तो इसलिए ये सीरीज़ जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि इस सीरीज़ के अंदर हमने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स रेडी किए हैं, और इसके अंदर हम लोगों ने ये कुछ इंफोग्राफिक्स ऐड किए हैं ताकि बच्चों को आसानी हो जाए टेंसेस को एक बहुत ज़्यादा इंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वे में समझने के। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जो टेक्स्ट होता है वो इतने अच्छे तरीके से या इजीली समझ नहीं आता। सो इन्फोग्राफिक्स रखने का मकसद यही है कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा उनको ये जो ग्राफिक्स हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको क्लिक कर जाए माइंड में। ठीक है, तो आप इनकी स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, इनको अपने पास सेव कर सकते हैं। अगर आप सिंपल यही जो इन्फोग्राफिक्स है इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर है उसके फॉर्मूलाज लिखे हैं, इसके अलावा उनके जो है हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हैं, टेंस के कीवर्ड्स लिखे हैं, तो ये इन्फोग्राफिक्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस फुल सीरीज़ में। तो ये तो हो गया हमारा इस फुल सीरीज़ का इंट्रोडक्शन। तो बाकी मैं आपको कहती हूँ कि इस फुल सीरीज़ में हमारे साथ रहिएगा, इंगेज रहिएगा हमारे साथ। इस लेक्चर को आप लोग अटेंशन से देखिएगा, एग्जाम्पल्स को नोट करते रहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करते रहिए, बार बार इन वीडियोज़ को देखिए ताकि आप लोगों की जो ग्रिप है वो इन टेंसेस के ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर आप लोग BS इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं या कुछ इंग्लिश की डिग्री आप लोग हासिल कर रहे हैं, या इसके अलावा आप अगर कोई टीचर हैं, अगर कोई टीचर की वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छे तरीके से इस फुल सीरीज़ को कवर करे ताकि टेंसेस की जो ग्रिप है उसको वो स्ट्रॉन्ग कर सके, क्योंकि टेंसेस इज़ द बेसिक फाउंडेशन एंड टेंसेस इज़ द बेस ऑफ द इंग्लिश। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, जिसको जो है हमारा बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। ये है हमारा फर्स्ट लेक्चर एंड फर्स्ट हमारा टेंस। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो कहाँ पर यूज़ होता है, और इसके अलावा इसके रिकॉग्निशन या इसके जो है कीवर्ड्स वो क्या हो सकते हैं, हम इनको इंडिकेट किस तरह से कर सकते हैं, हमें कैसे पता चल सकता है कि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर ये देखिए ये सारे वर्ड्स हैं, उर्दू के इंडिकेटर्स हैं, देन उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश के इंडिकेटर वर्ड्स हैं। बहुत 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 अच्छे ये नोट्स बनाए गए हैं, आप ही के लिए हैं। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ फार्मूलाज हैं कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसके लिए किस तरह से हम लोगों ने इस तरह फॉर्मूला डिज़ाइन किया है कि सब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, वर्ब की क्या पोजीशन है, वर्ब कौन सा यूज़ होगा, और इसके अलावा ये ES का इजाफा होना है तो नेगेटिव की इसी तरह क्या उसका फॉर्मूला है वो लिखा है, इंट्रोगेटिव का है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यहाँ पर यूज़ होने हैं। ठीक है, देन उसके अलावा हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे कि इंपॉर्टेंट रूल्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं वो आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद एग्जांपल्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको एज अ प्रैक्टिस करवाई जाएंगी। देन उसके बाद आपको इन्फोग्राफिक्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपको इन्फोग्राफिक्स बहुत अच्छे तरीके से करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जो है वो बताया जाएगा कि पॉजिटिव सेंटेंस को देखे ना कि एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में और इंगेजिंग वे में आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा ताकि जो स्टूडेंट्स टेक्स्ट को अच्छे तरीके से क्लिक वो नहीं कर
नहीं कर पाते तो वो इन्फोग्राफिक्स की हेल्प से जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकें। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड की हैं कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि बच्चे कर जाते हैं एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हुए या इंग्लिश टेंसेस को लिखते हुए, सेंटेंसेस को लिखते हुए। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे और ये मिस्टेक्स आपने आफ्टर कवर दिस सीरीज़ आपने ये एमसीक्यू ये जो आपने मिस्टेक्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं करनी। देन इसके बाद कुछ ट्रिक्स है आपको बताए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हर टेंस के रिलेटेड आपको कुछ ट्रिक्स यहाँ पे बताए जाएंगे। और लास्ट पे द मेजर पोर्शन ऑफ दिस सीरीज इज द एमसीक्यूज प्रैक्टिस, जो कि पास्ट पेपर से आपको एक्सक्लूड करके बताए जाएंगे। और हर जो टेंस है उसके ऑलमोस्ट 20 एमसीक्यूज हर एक टेंस के जो है यहाँ पर कवर किए जाएंगे। देन उसके बाद लास्ट पे हम लोग रिवीजन टेबल भी करेंगे ताकि सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा रिपीट हो जाए। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट है जो हमारा टेंस है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है हमारा बिल्कुल फर्स्ट वाला टेंस होता है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रेजेंट हमारे पास जो बेसिक टेंस होते हैं वो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट के फर्दर 4 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हम लोग इसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना फर्स्ट वाला टेंस कवर करेंगे जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर डेफिनेशन है। डेफिनेशन में वो कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर, ये किस किस के लिए यूज़ होता है स्टूडेंट्स, ये यूज़ होता है हमारे पास कहता है कि हैबिट्स में, ठीक है। हैबिट्स किसको बोलते हैं, आदतें। यानी जब कोई काम जो है वो आपका बिल्कुल एक हैबिट बन जाती है, जब आपका मामूल बन जाता है, यानी जब आप उसको बार बार करते हो तो आपकी हैबिट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं रोज़ सुबह उठती हूँ, ठीक है, मैं रोज़ शावर लेती हूँ, मैं नाश्ता करती हूँ या मैं एक्सरसाइज करती हूँ, ठीक है, मैं डेली स्कूल जाती हूँ। तो ये क्या है, ये आपकी हैबिट है, ये आदत बन गई है, आपने आप वो काम करना ही करना है। तो ये क्या है, ये काम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं वो हर रोज़ सुबह को नहाती है, या अगर कोई बुरी आदत है तो वो जो है वो सिगरेट पीता है, तो ये उसकी क्या है, हैबिट है। तो जो हैबिट बन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं कि ये आदत बन गई है और उसकी, और ये जो है किसके अंदर आदत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। यानी जब हमने कोई किसी की हैबिट बतानी हो तो वहाँ पर हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, दैट इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी आपने अगर कोई ऐसी सच्चाई बतानी है, ऐसा ट्रूथ बताना है जो कि पूरी दुनिया में बिल्कुल सच है, उसके अंदर कोई भी झूठ नहीं निकल सकता, वो वाली सच्चाइयाँ जो कि पूरी दुनिया में और हर टाइम के लिए बिल्कुल सच हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ। फॉर एग्जांपल कि सूरज मशरिक से तुलू होता है, ठीक है, तो ये एक बिल्कुल एक रियलिटी है, ये एक साइंटिफिक एक ट्रूथ है, ठीक है, तो उसको कोई भी बदल नहीं सकता। तो ये एक क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग करेंगे, लिखेंगे या पढ़ेंगे, तो वहाँ पर क्या हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि फॉर एग्जांपल के एक साइंटिफिक एक ये ट्रूथ है कि जो हमारा वाटर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर फ्रीज हो जाता है, तो दैट इज़ द साइंटिफिक ट्रूथ, और इसके लिए हम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे। इसके बाद द थर्ड पॉइंट इज़ रेगुलर एक्शंस, ऐसे काम जो आपने रोज़मर्रा करने हैं, ठीक है, आपने बार बार उनको रिपीट करते रहना है या बाकायदगी से करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर एक्शन, जो कि हमारे पूरे दिन का मामूल होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर एक्शंस। फॉर एग्जांपल कि मैं कोई डॉक्टर है तो वो कहेगा कि मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ, ठीक है, ये उसका रोज़मर्रा का काम है, उसने डेली हॉस्पिटल जाना है, डेली उसने पेशेंट्स को जो है वो देखना है, ठीक है, तो ये उसका डेली का काम है, उसने रेगुलर एक्शन करना है। फॉर एग्जांपल आप स्कूल जाते हैं तो मैं डेली स्कूल जाती हूँ, मैं होमवर्क करती हूँ, मैं घर आके सोती हूँ, ये तो आपने वो एक रेगुलर काम करना होता है, उसके अंदर कोई छुट्टी नहीं है। तो जैसे ये मैं लेक्चर दे रही हूँ तो मैं कहती हूँ मैं लेक्चर रिकॉर्ड करना, ये मेरा रेगुलर काम है, ठीक है, मैंने करते करते रहना है, ठीक है, रुकना नहीं है। तो ये क्या है कि ये एक रेगुलर एक्शंस है। तो जब आपने रेगुलर एक्शन को आप लोगों ने करना है तो फिर भी आप क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद है कि अगर आपने किसी की एबिलिटी बतानी है तो फिर भी आपने क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। किसी की अहलियत को बताना है, किसी की जो सलाहियत है उसको बताना है, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि ही स्पीक्स द इंग्लिश वेरी वेल, कि वो इंग्लिश को बहुत अच्छी तरीके से बोलती है, तो ये उसकी क्या है, दैट इज़ हिज एबिलिटी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये उसकी क्या है, ये उसकी सलाहियत है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये है हमारे पास इसके कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके जो है वो इंडिकेटर्स पर, या इनके जो है
कीवर्ड्स पढ़ के हम लोग किस तरह से ये जज कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि इंडिकेटर्स में मैंने अब यहाँ पर जो है वो उर्दू इंडिकेटर वर्ड्स भी ऐड किए हैं एंड मैंने यहाँ पर इंग्लिश इंडिकेटर वर्ड्स भी यहाँ पर जो है वो ऐड किए हैं। उर्दू में क्या आता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट पे आता है ता है, ती है एंड ते है। ठीक है, तो ये इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट पर आता है। ये वाले वर्ड्स अगर आप किसी पर देखते हैं किसी सेंटेंस के लास्ट पर, तो आपको ये क्लिक कर जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा टेंस यूज हुआ है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कि वो स्कूल जाता है, वो खाती है, वो आते हैं, वो पढ़ता है, वो खाती है, वो जाते हैं। तो ये क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी जिसके सेंटेंस के लास्ट पे अगर आ जाता है कि ता है, ती है, ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूज हुआ है। तो ये थे हमारे पास कुछ उर्दू इंडिकेटर्स। और उसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लिश के अंदर जो है वो हम किस तरह, अब इंग्लिश के अंदर तो नहीं ना ये आ सकता ता है, ती है, ते है, तो हमें ये भी करना चाहिए कवर कि इंग्लिश के अंदर हम किस तरह से ये जो है वो जज कर सकते हैं कि किस तरह ये वर्ड्स जो हैं हम देखें और हमें क्लिक कर जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है ये वाला टेंस यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला वर्ड है स्टूडेंट वो है ऑलवेज, के हमेशा। अगर आप किसी टेंस में देखें कि यहाँ पर जो है ये वाला वर्ड यूज हुआ है, तो आपको ये वाला टेंस माइंड में आ जाना चाहिए कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये वाला कीवर्ड पढ़ा था और हमें पता होना चाहिए कि ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ये फॉल करेगा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ऑलवेज का मतलब क्या होता है कि जो कि काम हमेशा करना हो। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि जहां पर ऑलवेज वाला वर्ड यूज हुआ हो तो वो क्या है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर उसके बाद सेकंड वाला है हमारे पास ओफन। ओफन होता है अक्सर, यानी वो अक्सर वाक पर जाता है या वो अक्सर ये काम करता है, यानी अक्सर, अक्सर से मुराद है कि वो उसकी हमेशा की आदत नहीं है बल्कि कभी कभी अंदर वो छोड़ भी देता है, लेकिन अक्सर वो ये काम करता है। तो देन उसके लिए भी आप क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारे पास ओफन भी हो गया। देन उसके बाद है यूजुअली। यूजुअली होता है कभी कभार, यानी अमूमन ऐसा करता है। हमेशा ऑलवेज होता है हमेशा, जो कि काम उसने करना ही करना है, जो हमेशा करता है। एंड उसके बाद अक्सर से क्या मुराद है कि उसने कभी कभार अंदर में छोड़ भी दिया है, यानी कभी कभी उसने स्किप भी कर दिया। और यूजुअली अमूमन यानी कभी कभार उसने वो ये काम करता है, तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर यूज होगा यूजुअली। ठीक है, तो यूजुअली जो है वो अमूमन के लिए यूज़ होता है और यानी आम तौर पर जो है वो ये काम करता है। तो इस केस का मतलब ये है कि ये वाला ऑफन जो है थोड़ा बहुत जो है वो फॉर्मल में आ जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल कहता है ना कि आई यूजुअली हैव अ टी इन द मॉर्निंग, कि मैं अमूमन सुबह को चाय पीता हूँ। तो यूजुअली जो है वो क्या होगा कि अमूमन है, यानी उसकी आदत नहीं है, तो कुछ दिनों में वो जो है कभी कभार वो पी लेता है, लेकिन उसकी वो आदत नहीं है। तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी उसकी जनरल रूटीन है, उसने एक फिक्स नहीं कर लिया कि मैंने डेली चाय पीनी है, बल्कि वो कभी कभार जो है वो पी लेता है। इसके अलावा हम कहते हैं ना कि हम अमूमन जुमा को पार्क जाते हैं, या हम अमूमन इस दिन को ये काम करते हैं। तो ये क्या है कि ये एक वीकली रूटीन है इनकी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडिकेटर, वो है समटाइम्स, यानी कि कभी कभार जो है वो होता है, यानी कभी कभी अगर कोई काम हो तो उसके लिए हम समटाइम्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे कहते हैं ना कि समटाइम्स का मतलब, अब हम अपनी जो हमारी डेली रूटीन होती है या हमारी जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर भी हम जो है वो ये यूज़ कर लेते हैं, यानी कि कभी कभार अगर कोई वाकया हो, यानी हमेशा ना हो, तो उसके लिए हम जो है वो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। यानी कभी कभार जो है वो मैं अपनी दोस्त से मिलने जाता हूँ, या कभी कभार जो है मैं पार्क जाता हूँ, या कभी कभार जो है वो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाता है कि हमारे पास के ये समटाइम्स इसके लिए यूज होता है, यानी वो क्रिकेट जो है वो बता रहा है कि वो क्रिकेट खेलता है, ये नहीं है कि वो डेली खेलता है, ये है कि वो वीक में एक दिन खेल लिया या वीक में 2 दिन खेले, यानी कभी कभार, यानी कभी कभी अगर वो काम करे तो उसके लिए हम जो है वो समटाइम्स यूज़ करेंगे। देन उसके बाद अगला है हमारे पास नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, यानी अगर आपने कभी नहीं, हरगिज़ नहीं, या बिल्कुल, ये एक निगेशन के लिए ये वाला वर्ड यूज़ हुआ है। ये बिल्कुल एक 0%, यानी एक बिल्कुल एक मनफी वाला इसके अंदर फिक्र आ जाता है कि बिल्कुल नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस को जाहिर कर रहे हैं,
यानी अगर आप कभी यानी किसी की चीज़ की आप नहीं कर रहे हैं, नफ़ी कर रही हैं, इंडिकेशन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो है वो ये काम बिल्कुल कभी भी नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, दे नेवर टेल अ लाई, यानी वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा सच ही बोलते हैं, उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि वो कभी भी फास्ट फूड नहीं खाती, ही नेवर, शी नेवर ईट्स फास्ट फूड, कि वो फास्ट फूड नहीं खाती। नेवर का मतलब क्या है, नेवर वाला वर्ड हमें ये बता रहा है कि वो जो है वो फास्ट फूड से परहेज करती है। तो नेवर जो है वो किसके लिए यूज़ होगा, बिल्कुल निगेशन के लिए। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एवरी। एवरी का मतलब होता है कि हर रोज़, ठीक है, हर एक को, या एवरी का मतलब होता है हर एक को, यानी ये वर्ड जो है वो अक्सर टाइम पीरियड्स के लिए जो है वो यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं एवरी डे, ठीक है, एवरी डे हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं एवरी वीक, ठीक है, एवरी वीक हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा एवरी ईयर यूज़ कर रहे होते हैं, एवरी मंथ यूज़ कर रहे होते हैं, एवरी ईयर। तो ये जो है ये ज़्यादातर जो है वो टाइम के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ देखिए एवरी डे यानी हर रोज़, ठीक है, तो ये जो है वो हर रोज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है। एवरी मंथ, एवरी ईयर, आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, या आई गो फॉर स्कूल एवरी डे। तो ये जो है वो आपकी डेली रूटीन को बता रहा होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एवरी वीक। तो ये जो है वो एवरी के अंदर ही आ जाता है कि एवरी वीक है, नॉर्मली होता है आमतौर पर, यानी नॉर्मली आमतौर पर ये काम होता है, अमूमी तौर पर होता है। यानी ये जो है ये आम हालात में हमें जो है यूजुअली जो है वो आम हालात के बारे में बता रहा था कि आमतौर पर ये होता है, ठीक है, आमतौर पर ये चलता है। कहते हैं कि ना आई नॉर्मली रीच ऑफिस एट 9, कि मैं आमतौर पर दफ्तर में या ऑफिस में 9 बजे तक पहुंच जाता हूँ। तो नॉर्मली जो है वो एक जनरल रूटीन जो है वो उसकी बता रही है कि नॉर्मली जो है वो जनरली तौर पर, यानी कि यूजुअली और नॉर्मली जो है वो तकरीबन एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। यूजुअली या जो है हमारे पास ये नॉर्मली ये एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी अमूमन ये काम होता है। यानी आई जनरली रेन्स इन जुलाई, ठीक है, इट जनरली रेन्स इन जुलाई, कि जुलाई में आम तौर पर बारिशें होती हैं। तो नॉर्मली या जनरली जो है ये एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं कि नॉर्मली ऐसा होता है। ऐसा ये नहीं है कि बात पक्की ठकी हो गई है, बल्कि अमूमन आम तौर पर ऐसा होता है, ठीक है, यानी कि जो चीज़ जो है ज़्यादा रिपीट हो रही है तो हम कहते हैं कि ये ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसके अंदर आ जाती है। तो अब ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो यहाँ पर की वर्ड्स देख लिए। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनको देखकर आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है वो कौन सा टेंस जो है वो यूज़ हुआ है। तो इसके अलावा अब हम यहाँ पर इनके जो फॉर्मूलाज हैं उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं कि हमें अगर देखने में आए अगर कोई तो हम लोग जो है वो इसको किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला आ जाता है कि पॉजिटिव टेंस, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस देखने को मिलता है कि जैसा कि वो खाता है, वो पीता है, वो जाता है, वो सोता है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद जो है वर्ब आएगा, देन उसके बाद एस या ई एस आएगा, एंड देन उसके बाद जो है वो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ होगा। तो ये पॉजिटिव का यहाँ पर फॉर्मूला है। तो पॉजिटिव में क्या करना है आप लोगों ने कि क्योंकि इसमें ना ही कोई नेगेशन आ रही है, ना ही यहाँ पर कुछ जो है वो हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ठीक है, तो आप लोगों ने ये वाला जो है यहाँ पर यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक टेंस ले लेती हूँ कि मैं यहाँ पे टेंस ले लेती हूँ ही स्पीक्स he speaks English, ठीक है। सॉरी यहाँ पे सही नहीं लिखा जा रहा थोड़ा सा, तो ये आपने इंग्लिश को देख लेना है। ही स्पीक्स इंग्लिश। अब जो ये है हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, आ गया हमारे पास ही क्या है हमारे पास, ये एक सब्जेक्ट है। एंड यहाँ पे वर्ब क्या यूज़ हुआ है, वर्ब हमारे पास है ये स्पीक इज़ अ वर्ब क्या होता है, किसी चीज़ पर अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो क्या है, यहाँ पर बोलना क्या है, वो एक वर्ब है। स्पीक वो इंग्लिश बोलता है। ये एक सिंपल मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस चूज़ किया है ताकि आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पर स्पीक जो है दैट इज़ अ वर्ब, और वर्ब के बाद हमने क्या लगाया है एस,
ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये होता है कि आपने या तो एस लगाना होता है वर्ब के साथ या ई एस का इजाफा करना होता है। बाज़ केसेस में एस लगता है और बाज़ केसेस में जो है वो ई एस लगता है। इस केस में हमारे पास एस का इजाफा हुआ है, स्पीक के साथ हमने क्या लगा दिया है, एस। एंड लास्ट पे है हमारे पास इंग्लिश, और इंग्लिश क्या है हमारे पास, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए बिल्कुल एक सिंपल सा फार्मूला है। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम किया जा रहा है, यानी बोलता है, कौन बोलता है इंग्लिश, वो बोलता है, वो क्या है, वो एक लड़का है, तो लड़के के लिए क्या यूज होगा, ही, एंड ही इज द सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब आ जाएगा एंड उसके बाद जो है वो एस या एस का इजाफा होगा। एंड यहाँ पर आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पीक ही आएगा, यहाँ पे स्पोक या स्पोकन नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पर यूज होगी। देन उसके बाद सेकंड वाली कैटेगरी है हमारे पास नेगेटिव। फर्स्ट वाले हमने पॉजिटिव को देखा और यहाँ पर अब हम इसी के ही थोड़ा सा हम लोग करके लिख लेते हैं कि ही डज नॉट सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलता है। देखिए मैंने पहले वाले को थोड़ा सा एडिट करके लिख लिया ताकि आप लोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। ये मैंने इंग्लिश की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। तो ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास क्या है, दैट इज ही इज द सब्जेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने या डू लगाना है या हमने डज लगाना है, समझ आ गई। डू जो है वो हम लोगों ने लगाना है अपने प्लूरल के लिए, यानी जब हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें, अगर यहाँ पर दे होता तो फिर यहाँ पर हम जो है वो डू लगाते, लेकिन इस केस में हमने डज लगाया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नॉट का एडिशन करेंगे, ये हमने नॉट लगा दिया। देन उसके बाद वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ को नोट कर लेना है कि पॉजिटिव टेंसेस में हमारे पास एस या एस का इजाफा होगा, लेकिन नेगेटिव में हमारे पास एस या एस का इजाफा नहीं होगा। क्यों नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लग गया है। अगर आपने ईएस का इजाफा डज के साथ कर दिया तो फिर आप वर्ब के साथ नहीं करेंगे। अगर आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू लगा दिया फिर भी आप जो है वर्ब के साथ ईएस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज लग गया। इस वजह से यहाँ पर एस या एस का इजाफा हम लोग नहीं करेंगे, दैट इज द रूल। तो आपने ये जो है वो इसको मार्क कर लेना है, इसको नोट कर लेना है कि नेगेटिव के अंदर हमने एस या एस का इजाफा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव क्या होता है कि आप अगर किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन राइज हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग ये वाला जो है वो यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं इसी को ही थोड़ा सा एडिट करके लिख लेती हूँ, डज ही स्पीक्स इंग्लिश, क्या वो उर्दू बोलता है। तो ये क्या है, एक क्वेश्चन राइज हो रहा है। तो इसमें आप लोगों ने ये नोट करना है कि क्वेश्चन में जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो बिल्कुल स्टार्ट पर आ जाएगा। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो उर्दू बोलता है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो बिल्कुल उसको स्टार्ट पर ले आए हैं। ये हेल्पिंग हमारा स्टार्ट पे आ गया है और उसके बाद जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट लगेगा। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट पे आ गया है और सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद जो है वो उसके बाद हमारे पास वर्ब आएगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होनी है, दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म। मैंने स्टार्टिंग पे ही आपको बता दिया कि इस पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ होगी। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, इंग्लिश है। तो ये आपने तीनों की जो फॉर्मूलाज है उसको देख लेना है, उसको आपने नोट कर लेना है। इसमें सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऐसे इसका इजाफा होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्टूडेंट लास्ट पे ही रहनी है और इसी तरह वर्ब की जो पोजीशन है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। यहाँ पर ईएस का इजाफा होगा, वर्ब की जो है पोजीशन वो बिल्कुल सेंटर में आएगी। तो अब जो ये हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन है वो चेंज हो रही है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ ही नहीं हो रहा, नेगेटिव में यूज़ हो रहा है सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद, और इंट्रोगेटिव में क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट के पहले यूज़ हो रहा है। तो ये आपने ध्यान में रख लेना है।
उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर कुछ हेल्पिंग वर्ब का चार्ट दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा, अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे यूज़ होते हैं, डू एंड डज। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब डू है, डज है, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, डू और डज का हम यहाँ पर बेसिकली इसका यूज़ देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आई। तो आई के साथ आई जो है हमारे पास सबसे पहला सब्जेक्ट है। ये देखिए, ये सब्जेक्ट की लिस्ट है और ये पॉजिटिव में क्या यूज़ होना है, नेगेटिव में क्या यूज़ होना है और क्वेश्चन में क्या यूज़ होना है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आई को। तो आई जो है उसमें हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होनी है इसके साथ, एंड इसके साथ जो है वो डू लगेगा और साथ में नॉट लगेगा। किसके केस में? नेगेटिव के केस में। नेगेटिव के केस में हमने ऊपर पढ़ा ना कि डू लगेगा, हेल्पिंग वर्ब की लगेगा और साथ में नॉट कंडीशन भी होगा। और अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव की बात कर लें तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि आई के साथ हमेशा डू यूज़ होगा, आई के साथ हमेशा डू यूज़ होगा। तो आपने ये वाला जो है वो अच्छी तरीके से कर लेना है। पॉजिटिव में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में आई या ई एस का इजाफा नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पर है आई। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो नेगेटिव में नॉट यूज़ होगा और साथ में हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और आई के साथ हमेशा क्या लगना है, डू लगना है, आई के साथ डज नहीं लगेगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है यू। तो यू के केस में क्या होगा कि वर्ब की अगेन वही फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। आपने इसके अंदर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करनी। समटाइम स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल टोटली रॉन्ग है, आपने ऐसा नहीं करना। इसके बाद डू और नॉट यहाँ पर यूज़ होगा, यानी कि यू के केस में भी डू यहाँ पर यूज़ होगा और साथ में नॉट होगा। किसके केस में? नेगेटिव के केस में। क्वेश्चन के केस में क्या होगा कि आपका जो डू है वो बिल्कुल सेंटेंसेस के बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, सेंटेंसेस के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी बाद में सारा सेंटेंस होगा। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास वी। तो जो वी है उसके केस में क्या होगा, वर्ब की अगेन फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आपने यहाँ पर एक चीज़ गौर से देखनी है कि इन सब में जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ हो रही है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पर सबके साथ यूज़ होनी है और इन सब के साथ आई है, यू है, वी है, दे है, इन सब के साथ जो है वो डू ही यूज़ होगा, चाहे वो नेगेटिव है या चाहे वो जो है वो क्वेश्चन वाला है, इंट्रोगेटिव टेंस है, उसके साथ जो है वो हम लोगों ने डू यूज़ करना है। इसके बाद है हमारे पास ही। तो ही क्या है, एक सिंगुलर है और ही के साथ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और साथ जो है हम लोग एस एन एस का एडिशन करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये एक सिंगुलर है, इसके साथ एस एन एस का इजाफा होगा। और नेगेटिव के केस में क्या होगा कि डज और साथ में नॉट लगेगा, क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया कि प्लूरल में जो है वो हम लोग डू यूज़ करेंगे एंड सिंगुलर के लिए ही जो है वो एक है, एक बंदा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे एंड उसके बाद जो है हम लोग नॉट यूज़ करेंगे। और जो है इंट्रोगेटिव के केस में क्या करेंगे कि जो डज है वो बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, DOES डॉज, तो ये हमारे पास जो है वो बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास शी। तो शी दैट इज़ आल्सो आज सिंगुलर। तो शी जो है उसके लिए भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, और साथ में ई एस या एस का इजाफा होगा और इसके अलावा डज और नॉट का यूज़ होगा। और अगेन इस जो है वो इंट्रोगेटिव में हमारे पास डज का एडिशन होगा, डज जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा। इसके अलावा इट जो है स्टूडेंट, इट भी हमारे पास है सिंगुलर और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ऐसे ही इसका एडिशन होगा। नेगेटिव में हमारे पास डज आएगा और साथ में नॉट आएगा और इंट्रोगेटिव में हमारे पास जो है वो डज फिक्रे के बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ऐड किया है, जैसे कि सिंगुलर ही की जगह हम लोग अली अगर यूज़ करते हैं, अली, तो ये क्या है, एक सिंगुलर है, तो इसके लिए जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, साथ में ऐसे ही इसका एडिशन होगा। पॉजिटिव के केस में नेगेटिव में क्या होगा, डज नॉट यूज़ होगा और इंट्रोगेटिव में डज जो है वो स्टार्ट पर आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्म थी, आपने ये बात ध्यान में रखनी है। आई, यू एंड वी और दे, इनका कोई केस जो है वो सेम है, यानी डू ये यूज़ होगा और यहाँ पर क्वेश्चन में भी डू यूज़ होगा। लेकिन जो है हमारे पास ही, शी एंड इट और सिंगुलर, इनके साथ जो है वो आप लोगों ने डज यूज़ करना है। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।